नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। राज की बात में आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और राजनीतिक शख्सियत जो पूरे हरियाणा में अपने एक अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं। वो जाने जाते हैं कि कैसे अधिकारियों से काम लेना है, वो जाने जाते हैं कि कैसे आम आदमी तक सरकार के काम को पहुंचाना है और कैसे आखिरी व्यक्ति तक वो तमाम चीज़ें पहुंचाई जा सके जिसके लिए सरकार होती है। कुछ लोग इन्हें पॉलिटिकल एंग्री यंग मैन भी कहते हैं। हमारे साथ है फॉर्मर होम मिनिस्टर अनिल विज। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जो मैंने कहा पॉलिटिकल एंग्री यंग मैन, इस तरीके की छवि भी बहुत से लोग देखते हैं आपकी। तो क्या क्या ऐसा रहा कि पॉलिटिकल एंग्री यंग मैन बनना पड़ा अनिल विज को? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, ये बात ठीक है कि लोगों के काम कराने के लिए जी मैं अपनी बात को अच्छे ढंग से कहता हूँ, तो उसको कई बार लोग कई नाम दे देते हैं। लोगों का काम है, कुछ तो लोग कहेंगे। आजकल आप शायराना और गायक बहुत बने हुए हैं। आपकी अलग अलग वीडियोस आती है और आप उसमें गुनगुना रहे हैं, गा रहे हैं, बहुत रिलैक्स मोड में लग रहे हैं। अमूमन पॉलिटिशियंस चुनावों के वक्त में बहुत ज़्यादा टेंशन में स्ट्रेस्ड रहते हैं, लेकिन आप बहुत रिलैक्स लग रहे हैं। ये रूटीन काम है, कोई नया काम नहीं है। चुनाव रूटीन काम है। जैसे वैसे हम सारा साल करते हैं, तो सारा साल भी ऐसे ही रहता है। थोड़े से काम बदल जाते हैं, लेकिन हम काम तो सारा साल ही करते हैं, इसलिए हमें तो कुछ नया नहीं लगता। मैंने जैसे शुरुआत में भी कहा कि कभी आप अधिकारियों को लताड़ते हैं, कभी आप टेबल बजाकर अधिकारी को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आप जनता के काम करने और करवाने के लिए ही यहाँ पर है। कितना बदल पाए इस पूरे सिस्टम को पिछले 10 सालों में जब आप सत्ता पर काबिज थे? वैसे तो शुरुआत आपकी पॉलिटिकली कहें कि 90 से हो गई, लेकिन कितना इस सिस्टम को बदल पाए बीते इन 10 सालों में? देखिए, सिस्टम जो आज़ादी के बाद से देश में बना जी, क्योंकि बचपन में सिखा दो तो आसान होता है। जी, जब आदमी बड़ा हो जाए फिर सिखाना थोड़ा मुश्किल होता है। क्लीन स्लेट को भरना आसान है। तो अब 60-70 साल की आज़ादी हो गई, एक ही ढर्रा चल रहा है। हमने किया, हमने काफ़ी हद तक कई सिस्टम को बदलने के लिए हमने काफ़ी प्रयत्न किए हैं, काफ़ी हमने टेक्नोलॉजी का सहारा लिया है, लेकिन फिर भी सिस्टम है और उसको करते रहना पड़ता है। लोग कहते हैं कि अनिल विज नब्ज़ पकड़ते हैं लोगों की, जानते हैं क्योंकि लोगों के बीच में रहते हैं। अब की बार लोगों की नब्ज़ क्या है इन चुनावों में? क्या है वो चीज़ जिसे साधना होगा? देखिए, बिल्कुल जो है जो लोगों को, क्योंकि आपने ठीक कहा कि मैं तो सड़क पे बैठ के राजनीति करता हूँ और हम लोगों से मिलते भी हैं और लोगों का पता भी रहता है, तो लोग भारतीय जनता पार्टी को एक मौका और देंगे, क्योंकि कांग्रेस के कुशासन से लोग भूले नहीं हैं। लोगों को मालूम है कि इन्होंने क्या किया था। अब तो कंपैरिजन है, 10 साल कांग्रेस ने किया है, 10 साल हमने किया है। 10 साल में उन्होंने क्या किया? किसानों की ज़मीनें सस्ते दामों पर खरीद के लैंड माफिया को बेची, नौकरियां बिकती थी, हर आदमी जानता है, तबादलों की मंडियां लगती थी। हमने वो चीज़ें ख़त्म की। हमारे तबादले ऑनलाइन होते हैं और बाकी सारा काम भी हमने ट्रांसपेरेंट करने की कोशिश की है। तो ये तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद नंबर बीजेपी का ऊपर आता है, बहुत ऊपर। लेकिन कांग्रेस हिसाब मांग रही है। आप वापस उनसे सवाल ज़रूर कर देते हैं, लेकिन जो सत्ता में होता है सवाल उससे किए भी जाते हैं, हम भी कर रहे हैं। नहीं, और कांग्रेस हिसाब भी मांग रही है आपसे। हक है हिसाब मांगने का, पर पहले वही मांग सकता है ना जिसने अपना दिया हो। भाई आप तो दो कि आपने क्या क्या किया हुआ है। अभी ईडी ने आपसे जुड़े केस में 840 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की है। तो आप साधु तो नहीं हो, कुछ तो है, आपके ऊपर चार्ज है, आप वहाँ पे अक्यूज हैं या को अक्यूज हैं, पर हैं, और आप अपना तो बताओ लोगों को कि मैंने ये किया था। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि जो आपने ट्रांसपेरेंसी की बात भी की,
आप लगातार ये बात भी करते हैं कि अंत्योदय को आगे बढ़ाना है, आखिरी व्यक्ति तक तमाम चीज़ें पहुंच पाए, उसकी तरफ बढ़ना है। पर्ची खर्ची को लेकर बहुत कहती है बीजेपी कि हमने पर्ची खर्ची के कल्चर को ख़त्म कर दिया, लेकिन विपक्ष ये सवाल लगातार उठाता है कि सिर्फ कहने की बातें हैं, चीज़ें आज भी वैसी ही हैं। नहीं, देखिए, विपक्ष के पास अगर कोई सबूत हो तो बताए। मैं 10 साल मंत्री रहा हूँ और मैंने देखा कि किसी की पर्ची ही नहीं चलती है, किसी का खर्चा नहीं होता। मैं आपको बताऊं, एक दिन मैंने सिविल अस्पताल गया, अपना खून टेस्ट कराना था। मैं अपनी हाथ आगे किया, लेकिन उसने मेरे पैर पकड़ लिए। मैंने कहा भाई पैर से नहीं निकालना, हाथ से निकालना है। कहता नहीं जी, मैं आपके पैर छूना चाहता हूँ, मैं बहुत गरीब घर का आदमी हूँ और मेरी कोई सिफारिश नहीं है, फिर भी आपकी सरकार में मेरी नौकरी लगी, इसलिए मैं आपके पैर छूना चाहता हूँ। कितनी बड़ी बात है। और ऐसे हजारों लोग होंगे जिनकी बिना किसी खर्ची, बिना किसी पर्ची के उनको रोजगार मिला। चलिए, ये तो एग्जाम्पल आपने दे दिया, लेकिन कोई ऐसा एग्जाम्पल दीजिए कि जहां पर पर्ची और खर्ची चलती थी। जब आप शुरुआत में 2014 में सत्तासीन हुए, कैबिनेट मंत्री भी बन गए, उस दौरान कोई इस तरीके की पर्ची लेकर आपके पास आया हो और खर्ची देने की यानी पैसा देने की बात की हो? कोई ऐसा अनुभव आपका? देखिए, हमारे राज्य में तो कभी हुआ नहीं। कोशिश की हो किसी ने इस तरीके? नहीं, मेरे दरवाजे में गलत काम करने वाला आता ही नहीं है। मेरे दरवाजे में हमेशा ठीक काम वाला आता है। मेरे दरवाजे पे तो प्रभु की कृपा है कि कोई गलत आदमी आता ही नहीं, मुझे कभी किसी से भिड़ना ही नहीं पड़ता। आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है शायद, हाँ, कि हर किसी को लगता है कि मेरे पॉलिटिकल पास तो जिसका काम ठीक होता है, जिसका वो हक मिलना चाहिए, उन्हीं के लिए मैं लड़ता हूँ और लड़ता रहूँगा आखिरी सांस तक, क्योंकि ये जिंदगी, ये स्टेटस सब कुछ जनता का दिया हुआ। बिल्कुल। और क्योंकि पॉलिटिकल करियर भी आपका बहुत शानदार रहा है, कभी आप निर्दलीय ही विधायक जीत गए, कभी आप बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीत गए, उस पहलू पर भी आऊँगा। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कांग्रेस पार्टी की, और कांग्रेस पार्टी पर आपके तंज की और निशानों की। बहुत ज़्यादा आप तंज भी कसते हैं, निशाने भी साधते हैं, और राहुल गांधी से तो कुछ ज़्यादा ही प्रेम आपको। नहीं, देखिए, वो अपनी अपनी पार्टियों के प्रमुख हैं। कल को ये हट जाएंगे, इनको छोड़ देंगे, अच्छा। जो और बनेगा उसको पकड़ लेंगे। हमने क्या लेना, हमारा कोई व्यक्तिगत थोड़ा जी। अब वो कांग्रेस पार्टी के अनअनाउंस्ड मुखिया हैं, ठीक है जी। तो जब वो बोलते हैं तो हमारा धर्म बनता है हम उनकी बात के ऊपर प्रतिक्रिया दें। उसी प्रकार से हुड्डा साहब क्योंकि प्रमुख है, किसी और को आगे आने नहीं देते वो। जिस दिन इनको पीछे करके कोई और आ जाएगा, हुड्डा साहब का पीछे छोड़ देंगे, उसके पीछे पड़ देंगे। मतलब पीछा तो कांग्रेस का आप पकड़ कर रखेंगे। देखिए, वो तो सवाल जवाब तो करना ही है ना जी, वार्ता तो चलती रहनी चाहिए ना जी, हमारे तो सवाल जवाब होते हैं। आप बहुत कहते हैं कि राजनीति में जो आदमी स्वाद लेता है वही लंबे वक्त तक आगे बढ़ता है। तो आप लगातार इसी तरीके से अपने आचरण को भी रखते हैं, और लगातार जो यहाँ के लोकल पत्रकार है, जब उनसे बातचीत होती है तो जो उनसे बातचीत आप करते हैं वो भी आप ऐसे ही टपरी पर और दुकान के आगे अमूमन करते हुए नज़र आते हैं। ये भी नब्ज़ पकड़ना ही है शायद, जो मैं जनता की नब्ज़ की बात कर रहा था, वो भी नब्ज़ पकड़ने जैसा ही कुछ। देखिए, ऐसा है, जिंदगी में उतार चढ़ाव बहुत आते रहते हैं, धूप छाँव होती रहती है, बारिश और सूरज चमकता रहता है, लेकिन आदमी वो है जो हर हालात में सम रहे, एक प्रकार रहे। तो कल हम सड़क पे बैठते थे, मैं आपको एक घटना बताता हूँ। जी जी जी। मैं पिछले 40-50 साल से अपने शहर के मुख्य बाजार, सदर बाजार के चौक पर बैठकर चाय पीता हूँ। 10-15 लोग साथी भी आ जाते हैं, गपशप करते हैं, अखबारें पढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। जिस दिन मैंने मंत्री पद की शपथ ली, मैंने गाड़ी उठाई और सवेरे में जाके वहाँ बैठ गया और मैं अखबारें पढ़ने लग गया। थोड़ी देर बाद मैंने देखा तो सारी छतों पर लोग खड़े थे। मैं घबरा गया, मैंने साथियों से पूछा क्या हुआ। मैंने कहा क्या हुआ, क्या हो गया, किसको देख रहे हैं? कह रहा आज ये आपको देखने आए हैं। अच्छा। ये देखने आए हैं कि 40-45 साल से यहाँ चाय पी रहा है, आज मंत्री बन गया, आज आता या नहीं आता। दिस इज पॉइंट। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि आप नब्ज़ पकड़ते हैं। हाँ, आप नब्ज़ पकड़ते हैं। क्योंकि बात कांग्रेस की हो रही थी तो मैं वापस कांग्रेस पर आता हूं और बात करता हूं जातीय जनगणना की।
लगातार ये कहा जा रहा है, कांग्रेस पार्टी ताल ठोक कर कह रही है कि हम जातीय जनगणना करेंगे और अगर सत्ता में आते हैं, अब तो 5 साल बहरहाल इंतज़ार उन्हें करना होगा, लेकिन वो साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि हम इस तरीके से इस मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे कि जो सत्ता में होगा उसे भी इस बारे में सोचना पड़ेगा। ये उनकी देश को बर्बाद करने की योजना है। कांग्रेस पार्टी के डीएनए में समाज को तोड़ना है, इनके डीएनए में है ये। हिंदुस्तान आजाद हुआ 1947 में। आप मुझे बताइए कि आजादी की लड़ाई में कभी किसी स्थान पर विभाजन की बात नहीं थी। इतने इनके अधिवेशन हुए, पब्लिक मूवमेंट बन गया था। किसी नेता ने कभी कहा हो कि हम आजाद अलग अलग विभाजन करेंगे जी। जैसे आजादी मिली, इन्होंने देश का विभाजन कराया, और किस आधार के ऊपर? भौगोलिक विभाजन नहीं था वो। 10 लाख लोगों के कत्ल का इल्जाम है कांग्रेस पार्टी के ऊपर, और न जाने कितने लोगों को इन्होंने घर से बेघर किया। इनके डीएनए में है। 1984 में सिख दंगे हुए, लगभग 3400-3500 सिख बेगुनाह मारे गए, और राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी जी ने उसको जस्टिफाई किया। उन्होंने किया कि अगर कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। ये है इनकी सोच, ये सोच है। हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के बाद अब ये चाहते हैं कि पड़ोसी पड़ोसी लड़े, एक मोहल्ला दूसरे मोहल्ले से लड़े, एक गांव दूसरे गांव से लड़े। ये इनकी योजना है। अरे क्यों भारतीय बनकर नहीं रह सकते? क्यों हिंदुस्तानी बनकर नहीं रह सकते? अनेकता में एकता भारत की विशेषता। कोई धर्म नहीं है हमारा, कोई जाति नहीं है हमारी, हम सब हिंदुस्तानी। क्यों नहीं पैदा होने देते इस भावना को देश में? क्यों हर वक्त आप भाइयों को भाइयों से लड़ाने की प्लान करते रहते हैं? बहुत गहरी साजिश है इसके अंदर। देश को इस बात को समझना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि बात कांग्रेस की हो रही है, ओपीएस का मसला बहुत ज़्यादा हावी है और दौर चुनावी है, तो सवाल ये उठ जाता है कि ओपीएस को लेकर बहुत हो हल्ला तो हुआ, लेकिन हिमाचल प्रदेश में जहां ओपीएस लागू हुआ वहां पर फाइनेंशियल क्राइसिस की सिचुएशन इस वक्त है। हिमाचल के इतिहास में सरकारी कर्मचारी को 1 तारीख को सैलरी या पेंशन ना मिली हो, ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन अब हो रहा है। तो इस पहलू को कैसे देखते हैं, और ये हरियाणा पर भी भारी पड़ सकता है चुनावों के दौरान? देखिए, प्रजातंत्र में जो सरकार चुनकर आती है, जो काबिज होती है, वो मालिक नहीं है, चौकीदार है। चौकीदार है। और चौकीदार को अपना हिसाब लगाना होता है कि किस मद में मुझे कितने पैसे खर्च कर रहे हैं। अगर ज्यादा है तो फ्री भी बांट दो, पर तनख्वाह देने को पैसे नहीं है और तुम मुफ्तबाजी की लाइनें लगा रहे हो। 1500 रुपए महिलाओं को, कुछ भी कर रहे हो। मैं किसी एक पे टिप्पणी नहीं करना चाहता। सरकार का काम है कि अगर कोई नीडी है उसकी मदद करे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर कहाँ कितनी करनी है और कितने तनख्वाह के लिए रखने हैं, कितने सड़क के लिए रखने हैं, कितने पुल बनाने के लिए रखने हैं, कितने स्कूल बनाने के लिए रखने हैं, कितने कॉलेज बनाने के लिए रखने हैं, कितने इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने के लिए रखने हैं, ये उस चौकीदार का काम है जिसमें ये फेल हो रहे हैं। लेकिन आरोप तो उनकी तरफ से ये लगाया जा रहा है कि सरकार को डीरेल करने की कोशिश है, इसीलिए सेंटर की तरफ से उतनी मदद नहीं मिल पा रही है और हालात इस तरीके के आ रहे हैं, और पिछली जयराम सरकार पर ये आरोप लगा रहे हैं कि वित्तीय कुप्रबंधन उनकी तरफ से था। देखिए, अगर उस वक्त कुप्रबंधन होता तो उस वक्त तनख्वाह रुक जाती। इन लोगों को क्यों ऐसा नादान समझते हैं? आपको भी अब राज करते मेरे ख्याल 2 साल तो शायद होने वाले हैं हिमाचल में। हिमाचल में आज 2 साल बाद तुम्हें वो याद आया कुप्रबंधन, और उसका इफेक्ट आज आया। ये जो तुमने 2 साल में किया है, ये उसका नतीजा है कि आज आप अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देने आपके बस में नहीं है। आपको तुरंत अपने पद को छोड़ना चाहिए। यू आर फेल्ड, योर गवर्नमेंट हैज फेल्ड।
चलिए बात क्योंकि कांग्रेस की हो रही थी इसलिए सवाल भी आया। बात मैं जेजेपी की करना चाहूँगा, जो आपके साथ 4.5 साल तक गठबंधन में थे, सत्ता की मलाई खूब चाटी, उसके बाद निकल लिए, लेकिन सवाल वो आप पर भी आता है कि आप भी उनके साथ गठबंधन में थे। उस पार्टी को कैसे देख रहे हैं इन चुनावों में, कितना कंपटीशन अपने लिए मान रहे हैं आप? बात है जी, वो तो बिखर ही गई, सारी खत्म ही हो गई। तो अब उसका क्या स्वरूप होगा, क्या होगा, पुराना तो माल उनका लुट गया सारा। अब आगे क्या होता है वो देखते हैं। लेकिन लुट गया, वो लुटा कैसे और लुटकर कहाँ कहाँ बटा, ये नहीं, सवाल भी है। वो लुटकर तो कुछ आपके पास भी आया माल। वो तो ऐसा है, ठीक है, कुछ एमएलए हमारी पार्टी में ज्वाइन कर गए, क्योंकि एक कंपनी बंद हो रही है तो उसके कर्मचारियों को कहीं ना कहीं और तो अकोमोडेट होने का अधिकार है ही है ना जी। आप इसको तो नहीं ना कह सकते। नहीं बिल्कुल नहीं। एक कंपनी बंद हो रही है, वो तो कंपनी बंद हो गई, तो इसलिए कुछ लोग हमारे साथ भी आ गए, क्योंकि हमारे साथ वो सत्ता में थे ही। हमारे रंग, कल्चर, वेशभूषा, भाषा को वो जानते ही थे, तो वो देवर मोर नियर टू आवर पार्टी। तो हमारे नेताओं ने जिसको समझा उसको ले लिया। दुष्यंत चौटाला के साथ भी हमने बातचीत की, तो दुष्यंत चौटाला से जब हमने ये सवाल किया तो उनकी तरफ से कहा गया कि अगर हम बीजेपी को कुछ वक्त पहले छोड़ देते तो शायद जो लोग अब इधर उधर जा रहे हैं वो शायद सारे के सारे बीजेपी में चल जाते और झंडा और डंडा पार्टी का लेकर चले जाते, इसलिए वो आपके साथ गठबंधन में रहे। ये उनका तर्क नहीं, वो उसको कैसे करते हैं ये उनकी सोच है कि किस ढंग से सोचते हैं, और अगर उन्होंने पहले निकलना था तो निकल जाते हैं। हमने कौन सा बांध के रखा हुआ था। अगर हरियाणा के चुनावों पर आते हैं तो चुनाव विधानसभा के हैं, लेकिन विधानसभा के चुनावों पर बात करने से पहले बात लोकसभा की भी होगी, और बात उस जगह की भी होगी जहां हम इस वक्त है, यानी अम्बाला, आपके दिल के बहुत करीब, जहां से आप 6 बार विधायक बने। अम्बाला भी हार गई बीजेपी लोकसभा में। ये एक डेंट की तरह देखते हैं आप इसे? नहीं, देखिए, ये गलत प्रचारित किया जा रहा। अम्बाला जिले में 4 विधानसभाएं हैं। एक विधानसभा नारायणगढ़ की जी, जो मुख्यमंत्री का क्रय क्षेत्र है। एक विधानसभा अम्बाला शहर की, जहाँ पे असीम गोयल जी जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं और विनोद शर्मा काम कर रहे थे। जी जी जी। एक विधानसभा जहाँ से कांग्रेस का उम्मीदवार लड़ा, वो वहाँ से वो पहले एमएलए था, मुलाना। इन 3 जगह से तो बीजेपी हारी है अच्छे मार्जिन से, लेकिन अम्बाला कैंट में जीती है। इस सब के बावजूद चारों तरफ हमारे हार का दायरा, और मिले हुए हल्के तो एक्सचेंज भी होते हैं चारों तरफ। तो कुछ भी कहो, हार की लहर थी, पर अम्बाला कैंट के लोगों ने उस लहर को रोका और अम्बाला कैंट से हम जीते। बेशक कम जीते, पर जीते हम। जीते ज़रूर आप, लेकिन जिस कद के लीडर आप हैं, आप अपने आप को एक विधानसभा तक सीमित नहीं रख सकते, और आप मानेंगे इस बात को कि आपका दायरा और बड़ा है। तो मैं उस लिहाज से कह रहा हूँ कि अम्बाला की सीट तो बीजेपी हार गई ना। नहीं, दैट इज़ राइट, पर मैं सारे अम्बाला लोकसभा की सीट के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उसको लड़ा नहीं रहा था। मेरी ड्यूटी अम्बाला कैंट में थी। क्योंकि 10 से परफॉर्मेंस 5 पर आई। 2019 की बात करते हैं तो 10 की 10 सीटों पर बीजेपी जीत पाई और आपने क्लीन स्वीप किया, लेकिन जब 2024 पहुंचते हैं तो 5 सीटों पर आप सिमट जाते हैं। उस वक्त से लेकर इस वक्त तक ऐसा क्या गलत हो गया बीजेपी के लिए कि आपकी परफॉर्मेंस 50% पर आकर रुक गई? नहीं, उसका देखिए, हमने सारी पार्टी हमारी, हम जीतते हैं तब भी, हारते हैं तब भी हम अवलोकन करते हैं, क्योंकि हम एक संगठनात्मक पार्टी है, हमें ऊपर तक जवाब भी देना पड़ता है। तो हमने सारा अवलोकन किया है, और जो उसमें कमियां रही हैं वो हम समझ के हैं, और इस चुनाव में हम उन सबको ठीक करके लड़ेंगे। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि ये जो नुकसान हुआ हमारा लोकसभा में, इससे हमारा हर कार्यकर्ता आहत है, और जख्मी शेर और खतरनाक हो जाता है। हमारा एक एक कार्यकर्ता उस हार का बदला लेने के लिए इस विधानसभा में तैयार खड़ा है, और एक एक सीट से उसका बदला लेंगे। क्योंकि आपने बात की जवाबदेही की, तो जवाबदेही सबसे ज़्यादा जनता के प्रति है, और विधानसभा चुनाव जब हो रहे हैं
तो लोगों के बीच में भी जाना है, अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर भी, सरकार का रिपोर्ट कार्ड लेकर भी। लेकिन ये एक कड़वा सत्य है कि 10 साल के बाद एंटी इनकम्बेंसी भी आ जाती है, उस एंटी इनकम्बेंसी से निपटना भी है, लोकसभा चुनावों में भी परफॉर्मेंस गिरी है। इन तमाम चीज़ों को एकाएक इतने छोटे वक्त में कैसे ऊपर करके जीत दर्ज कर पाएंगे? देखिए, हम पॉजिटिविटी पर चुनाव लड़ रहे हैं। हमने काम किया है, हम उसके ऊपर अपना चुनाव लड़ रहे हैं और हमारे काम जनता के सामने उजागर हैं। वो हमें बताने की भी जरूरत नहीं है, जनता जानती है। अंबाला छावनी में तो हमेशा इन पार्टियों ने भेदभाव किया, किसी ने एक ईंट नहीं लगाई। अंबाला छावनी में आज जितना विकास हुआ है वो सारा मैंने करवाया है। हम लोगों के बीच अपने विकास को लेकर जा रहे हैं, विकास को लेकर फैसला जनता ने करना। परंतु अगर वोट का मतलब काम है, जहां विकास है, हो सकता कुछ चीजें अभी भी रहती हूं, रही जाती हैं, तो काम मैंने करा है, किसी और नेता ने अब तक नहीं करा। लेकिन ये भी चैलेंज रहने वाला है, क्योंकि मुझे 2014 के चुनाव भी याद है, 2019 के चुनाव भी याद है। और 19 के चुनाव इस मायने में सबसे ज़्यादा खास थे कि आपकी 90% कैबिनेट हार गई थी और इक्का दुक्का मंत्री थे आप, मनोहर लाल, जो जीत पाए थे। 2024 इससे भी ज़्यादा टफ रहने वाला है और आपके लिए तो और ज़्यादा टफ रहने वाला है, क्योंकि आप हेल्थ मिनिस्टर भी रहे, स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी रहे, गृह मंत्री भी रहे। वो हिसाब भी देना है, सिर्फ अंबाला छावनी को नहीं, पूरे प्रदेश को भी। एंटी इनकम्बेंसी का दौर भी है। इन तमाम चैलेंजेस के बीच में अनिल विज कैसे जीतेंगे अपनी सीट? नहीं, बिल्कुल पूरे अच्छे तरह से। उसमें भी हमारे पास हमने काम किया है और मेरा एक नारा है, काम किया है, काम करेंगे। काम किया है और काम करेंगे तो ठीक है, लेकिन दौर गठबंधन का भी है, तो गठबंधन के उन तमाम मकर जाल से भी निकलना है। क्योंकि कोई गठबंधन में जा रहा हो या ना जा रहा हो, लेकिन गठबंधन में जाने की बात ज़रूर हो रही है। और वो बीजेपी के लिए भी, कि आरएलडी के साथ भी बात हुई, जाते हैं नहीं जाते हैं अलग बात है। कांग्रेस के लिए भी आम आदमी पार्टी की बात चल रही है। बसपा पहले ही जा चुकी है, बसपा और एनएलडी का गठबंधन हो चुका है। एएसपी जेजेपी के साथ गठबंधन कर चुकी है। देखिए, जहां तक मैं अपनी पार्टी का जानता हूं, तो हमारी पार्टी किसी गठबंधन में नहीं जा रही है। कांग्रेस पार्टी जिसने इस बार ये प्रचारित किया था, हालांकि वो उनका एक मार्केटिंग फंडा था कि जी हमारे पास तो लाइन लग गई कैंडिडेटों की। अगर लाइन लग गई तो हमारे पास कैंडिडेट होगी, तो आज भारी सहयोग क्यों ले रहे हो? किस लिए ले रहे हो आज भारी सहयोग? कभी आप पार्टी से, कभी कम्युनिस्टों से, कभी किसी पार्टी से। और कांग्रेस पार्टी हरियाणा में इतनी कमजोर है कि अपने दम पर चुनाव लड़ने की उनकी हिम्मत नहीं है। सहारा हमेशा वही लेता है जो कमजोर होता है। लेकिन जब दो लोग इकट्ठे होते हैं तो ताकत भी बन जाती है, उससे भी निपटना है। और जिस तरीके से, खासतौर पर अगर मैं जेजेपी और आईएनएलडी की बात करता हूं, तो उनके साथ जिस तरीके से दलित वोट बैंक की पार्टीज जुड़ी है, वो क्या आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा या नुकसानदेह होगा, क्या लगता है? देखिए, 0 + 0 = 0। ना तो विकास आम आदमी पार्टी का पूछा है। दिल्ली में देखो, सारे के साथ तो हार गए। पंजाब में इनका बुरा हाल हो रहा है और इनकी तो सबसे ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी है। इनके सारे बड़े नेता जेल में बैठे हैं। ठीक है ना जी? ठीक है। और कांग्रेस का जो पिछला 10 साल का राज रहा है, वो जो कुशासन इन्होंने किया है, जो इन्होंने लोगों के साथ, लोगों की जमीनों को इन्होंने लूटा है, लोग भूले नहीं हैं। लोगों को याद है कि ये लुटेरी पार्टी है। 0 + 0 = 0। इस बात पर आप कांग्रेस के साथ अग्री कर रहे हैं, क्योंकि वो भी कुछ इसी तरीके के बयान देते हैं जब बात जेजेपी और एनएलडी की होती है। तो चलो, कम से कम कहीं एक जगह पर तो आप लोग एक साथ और विजन एक सा दिखता है। तो अपना मुख्य मुकाबला आप कांग्रेस से मान रहे हैं, ये कहूँ? मुकाबला तो बीजेपी और कांग्रेस का ही होगा। और कांग्रेस को क्या एज देते हैं किसी चीज़ को लेकर कि जो 10 साल का काम आपका रहा है, उसके मुकाबले जो उनका काम था, उनसे आप सवाल भी लगातार कर रहे हैं, उन सवालों के क्या जवाब आपको मिल पाए? क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक, हरियाणा की जनता बहुत समझदार जनता है। और जो इन्होंने घाव दिए थे हुड्डा साहब ने,
अपने 10 साल में। वो लोग भूले नहीं हैं, वो जख्म ताज़ा हैं। तो लोग इनके साथ दो दो हाथ करने के लिए तैयार बैठे। और भैया आपके राहुल गांधी ने कहा था 8500 रुपया फटाफट 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 फटाफट, कहाँ गए वो? काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, झूठ एक बार बोल लोगे अगर आप फिर वही लोग तो तैयार बैठे डंडे लेके कि 8500 रुपये कहाँ गए। तो ऐसा क्या मैजिकल काम किया है आपने कि आपको लग रहा है कि हरियाणा में इतिहास रच दिया जाएगा और आप लोग हैट्रिक लगा लेंगे? साफ सुथरी ट्रांसपेरेंट सरकार चलाई है इसलिए। लेकिन मसले तो बहुत से हैं जिस पर मसले तो जब तक जिंदगी रहती है रहते ही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस पर कैश इन करने की कोशिश कर रही है उनमें ओपीएस है, उसमें अग्निवीर है, उसमें महंगाई है, एक लंबी फहरिस्त उनके पास है जिन्हें लेकर वो आप पर सवाल उठा रहे हैं। का तो ट्रेलर नजर आ गया ना हिमाचल में, ठीक है जी। हरियाणा के लोग वो नहीं देखना चाहेंगे। तो आप कह रहे हैं कि सरकारी कर्मचारियों को ये बात समझ में आ चुकी है कि ओपीएस के साथ जाएंगे तो नुकसानदेह हैं। बिल्कुल, कांग्रेस जो ने झूठ फैला रही है, जो बात करती है, लोग अच्छी तरह से उसकी सच्चाई को जानते हैं। ये तो बात हुई कि हरियाणा का क्या समीकरण है पूरा का पूरा। अब मैं कुछ सवाल करना चाहूँगा आपसे जुड़े हुए व्यक्तिगत सवाल कि आप पहले एसबीआई से शुरुआत करते हैं, उसके बाद आप 90 में पॉलिटिक्स में आ जाते हैं और 90 में जब आप पॉलिटिक्स में आते हैं तो सुषमा स्वराज की ये सीट थी और यहाँ से आप एमएलए बनते हैं। उस दौर के बारे में बताएं, कितना कितना आसान था, मुश्किल था, या क्या मेमोरीज थी उस दौर की? नहीं, वो देखिए ज़िंदगी का बहुत बड़ा मोड़ था। मैं बैंक में नौकरी करता था, पार्टी का काम भी मैं साथ साथ करता था। इस संगठन में मैं 1970 में आ गया था। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो मैं विद्यार्थी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जनरल सेक्रेटरी था जी। तो उसके बाद लगातार मैं संगठन के साथ जुड़ा रहा और चुनावों में भी मैं अहम भूमिका निभाता रहा। जो चुनाव हुए, लोकसभा के हुए, इमरजेंसी में हुए, उसमें भी मैंने जो 1977 का इलेक्शन हुआ था उसमें तो कांग्रेस के 200 गुंडों ने मेरे पे हमला कर दिया था। जिस दिन वोट पड़नी थी उससे 1 नाइट बिफोर। तो बल्कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि आई वॉज एक्टिव एट दैट टाइम। कांग्रेस को मैं खतरा नजर आता था, मुझे मारना ही चाहते थे, वो जान से मार देना चाहते थे। तो उसके बाद के भी सारे इलेक्शनों में काम करा, पर मैं खुश था। मैं पार्टी का काम करता था और नौकरी करता था। पर 90 में फिर जब बाई इलेक्शन हुआ, कोई स्टेट लेवल पर नेताओं की चैलेंजबाजियां हो गई कि चौटाला साहब ने कहा कि हमारे सहयोग के बिना बीजेपी एक सीट नहीं जीत सकती। तो डॉक्टर मंगल सैन जो हमारे अध्यक्ष होते जी जी, उन्होंने इसको बहुत गंभीरता से लिया, तभी ये मेरा चुनाव आ गया। उससे पहले ही बीजेपी और चौटाला जी की पार्टी अलग अलग हुए थे। तो उस वक्त मैंने तो कभी सोचा नहीं था जिंदगी में कि मैं चुनाव लड़ूंगा, पर पार्टी बजिद हो गई कि भी मुझे नौकरी छोड़ के, वो बहुत कठिन काम था। नौकरी छोड़ना भी कठिन काम था? बहुत कठिन काम था। मेरी 17 साल की नौकरी थी, 3 साल और कर लेता, पेंशन लग जाती। मैंने बहुत कहा कि मैं तो होल टाइमर आ दूंगा, पेंशन लग जाएगी ना, मैं फुल टाइम काम करूंगा पार्टी। पर वो क्योंकि चैलेंज था, हालांकि काफी लोग वो टिकट मांग रहे थे, वो सारा दिन सिफारिशें कराते थे कि टिकट हमें मिले। मैं, मेरे भाई और हम सब भेजते थे कि हमें टिकट ना मिले। अच्छा। तो पर वो फिर सारे अडवाणी जी तक सारे मेरे परिचित थे, तो सब ने कहा कि नहीं अनिल जी आपको इलेक्शन लड़ना। मैं लड़ा और मैं जीता। क्योंकि जिस सीट की हम बात कर रहे हैं, जिस री इलेक्शन की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर सुषमा स्वराज थी और सुषमा स्वराज अब हमारे बीच में नहीं है। स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी एक बड़ा नाम रही, संसद में उनकी जो स्पीच है वो बहुत याद की जाती है। उनके साथ का कोई किस्सा अगर हमारे दर्शकों के साथ आप शेयर करना चाहें? नहीं, उनके साथ का 77 में तो मेरी भूमिका कम थी, पर 87 में जब वो लड़ी तो मैंने उनका चुनाव प्रमुख रूप से सारा मैंने ही हैंडल किया था। और जब वो जीती तो कार्यकर्ताओं का एक धन्यवाद कार्यक्रम हुआ था, तो उसमें काफ़ी लोगों ने भाषण दिए कि इसने ये करा, उसने ये करा, उसने। तो सुषमा ने खड़े होकर कहा था,
मुझे तो चारों तरफ अनिल विज घूमता नजर आ रहा था। अच्छा। जैसे महाभारत में श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र घूमता था, वैसे अनिल विज घूम रहा था। ये बात कही। चलिए, 90 से लेकर और 2024 की पॉलिटिक्स 34 साल अगर कहें कि हो गए, इन 34 सालों को कैसे देखते हैं? उतार चढ़ाव लाजमी रहते हैं, लेकिन 6 बार के विधायक, अलग अलग मंत्रालय, बहुत कुछ। बस जैसे चलता चलता जा रहा है बस। खुश है मौजूदा वक्त में आप? नहीं, मैं खुश रहता हूँ। मैं तो, आप खुद ही टिप्पणी कर चुके हैं, मैं तो हर हाल में सम रहता हूँ। चलिए, क्योंकि हमारे कार्यक्रम का नाम राज की बात, तो कोई ऐसी राज की बात हमारे दर्शकों के लिए बताएं। वो पॉलिटिकल भी हो सकती है, पर्सनल भी हो सकती है, सामाजिक भी हो सकती है, कि जो आप दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें, जो आज तक आपने कहीं पर कही ना हो कि ये राज की बात है जो अनिल विज के बारे में जानी नहीं गई आज तक। नहीं, इसमें आपने अभी एक बात कही कि आप इंडिपेंडेंट भी लड़ाई। पार्टी का इतना कमिटेड आदमी इंडिपेंडेंट क्यों लड़ा, उसकी पूरी वजह तो मुझे भी नहीं पता वैसे, परंतु 1995 में मुझसे पार्टी ने त्याग पत्र ले लिया था। बिल्कुल। मैंने बहुत पूछा जी कारण बताओ, कहते कारण नहीं बता सकते। तो त्याग पत्र ले लिया, मैंने भी दे दिया। मैंने इतना जरूर कहा कि पहले आपने मेरी नौकरी छुड़वा दी, अब आप मेरी पार्टी छुड़वा रहे हो, कल को कहोगे जी घर छोड़ दो। तो मैंने कहा, जो लोग कह रहे नहीं हमारी मजबूरी है, क्या मजबूरी थी? पार्टी की 100 मजबूरियाँ होती हैं, उन्होंने बताई नहीं मेरे को, तो मैंने रिजाइन कर दिया। फिर 96 में चुनाव आ गए, तो सारे कार्यकर्ता और शहरवासी कहने लगे जी आप लड़ो। तो मैं लड़ा, मैं जीत गया। 2000 में लड़ा, मैं फिर जीत गया। उसके बाद 2005 में लड़ा, मैं 562 वोटों से हार गया। ये 3 चुनाव मैंने इंडिपेंडेंट लड़े। उसके बाद 2009 में फिर पार्टी ने मुझे टिकट दे के अपनी पार्टी से खड़ा करा, और 3 बार लगातार लोगों ने, अम्बाला छावनी की जनता ने यहाँ से मुझे कंटिन्यूस, टोटल तो मेरे हो गए 6 बार के, लेकिन कंटिन्यूस 3 बार मैं यहाँ से जीत चुका हूँ। अब लक्की 7 बनाना है, एक चौका और मारना है, ताकि लगातार लड़ने का भी 4 हो जाएंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं कि अब की बार भी आप जीत दर्ज करेंगे। बहुत मज़ा आया आपके साथ बातचीत करके। तो ये आपने सुना अनिल विज को, जो जाने जाते हैं अपने एक अलग अंदाज के लिए, और राज की बात भी उन्होंने बताई। साथ ही साथ ये भी कहा कि इंसान के जीवन में दुख आए या फिर सुख, उसे सम रहना चाहिए। इजाज़त दें, नमस्कार।